आई है। इंडिया क्रॉसेस $300 बिलियन माइलस्टोन। ये एफडीआई के लिए रिलेटेड न्यूज़ है ये। तो इसमें आपको दो तीन बातें जानने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इंडिया ने $300 बिलियन का एफडीआई ये रिसीव किया है। 2000 अप्रैल 2000 से लेके सितंबर 2016 तक। अप्रैल 2000 से सितंबर 2016 के बीच में इंडिया को मिला है $300 बिलियन। तो ये काफ़ी बड़ा फिगर है ये। इसको आपको याद रखना चाहिए। ये फिगर डायरेक्टली पूछ सकते हैं एग्जामों में। और क्यूमुलेटिव जो एफडीआई इन्फ्लो है ड्यूरिंग दिस पीरियड, यानी कि 16 साल के पीरियड में, ये टोटल है $310 बिलियन। और सबसे बड़ी बात है कि इंडिया ने मतलब फाइनली जो इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेप ले रही है, कई सारे स्टेप ले रही है कि इन्वेस्टर को, जो बाहर के इन्वेस्टर हैं उनको यहाँ पे इंडिया में फैसिलिटेट करने के लिए कि उनका जो इन्वेस्टमेंट है, कई सारी प्रोसेस सिंप्लीफाई करी गई हैं, कई सारे स्टेप्स लिए गए हैं। मेक इन इंडिया, कई सारे प्रोग्राम लॉन्च किए गए हैं। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, जो कई सारा इंस्पेक्टर राज था उससे रिलेटेड, मतलब कंप्यूटर डिजिटाइजेशन कर दिया गया है, कैशलेस इकोनॉमी की तरफ मूव कर रहे हैं। तो फाइनली ये इंडिया इस्टेब्लिश कर रही है अपने क्रेडेंशियल्स को कि इंडिया एक सेफ इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है पूरे वर्ल्ड में। इंपॉर्टेंट अगर आप फैक्ट की बात करें तो जो जितना भी ये फिगर है $310 बिलियन का, इसमें से 33% जो एफडीआई है ये मॉरिशियस रूट के थ्रू आया है। मतलब मॉरिशियस से इन्वेस्टमेंट आया है। इंडिया में करीबन $101 बिलियन का इन्वेस्टमेंट मॉरिशस से आया 2000 से 2016 के बीच में। मॉरिशस रूट को प्रेफर करते हैं लोग क्योंकि वहाँ पे जो डबल टैक्स अवॉइडेंस ट्रीटी है उसका एडवांटेज लेते हैं इन्वेस्टर्स जो ये आइलैंड नेशन के साथ है। वहाँ पे टैक्स रेट काफ़ी कम देनी पड़ती है। लेकिन अभी इंडिया ने एक ट्रीटी की है मॉरिशस के साथ, तो ये आने वाले टाइम पे जो टैक्स अवॉइड करते हैं कि इन्वेस्टर की, वहाँ भी टैक्स नहीं देते हैं, मॉरिशस में भी इंडिया में भी। तो अब वो ऐसा नहीं कर पाएंगे, एक टैक्स उनको देना पड़ेगा। मॉरिशस के अलावा भी कई सारा इन्वेस्टमेंट आता है, सिंगापुर से, यूएस से, यूके से, नीदरलैंड से। तो आपको ये कंट्रीज के नाम याद रखनी चाहिए। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इंडिया में किस सेक्टर में सबसे ज्यादा एफडीआई इन्फ्लो आता है, तो उसका आंसर है इंडिया का सर्विस सेक्टर। देखिए इंडिया के सर्विस सेक्टर ने 18% ये मैक्सिमम एफडीआई इन्फ्लो आया है सर्विस सेक्टर में। क्यूमुलेटिव अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो एफडीआई आया है यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो सर्विस सेक्टर में आया है। उसके बाद आया है फिर ये सेकंड नंबर पे कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, थर्ड नंबर पे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर है, फोर्थ नंबर पे टेलीकम्युनिकेशन है और ऑटोमोबाइल है। लिबरलाइजेशन जो एफडीआई की पॉलिसी के लिए, इसको कई सारे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोग्राम है, डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उनसे भी सप्लीमेंट मिला है, उनसे भी बल मिला है। जैसे मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया। इस देखिए स्किल इंडिया और मेक इन इंडिया दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अगर मेक इन इंडिया को सक्सेसफुल होना है तो स्किल इंडिया को सक्सेसफुल होना पड़ेगा। क्योंकि मेक इन इंडिया मतलब आप जो इन्वेस्टर हैं वो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग तभी करेंगे जब इंडिया की जो वर्क फोर्स है, जो लेबर फोर्स है, उसके पास कुछ ना कुछ स्किल होंगी। इसीलिए स्किल इंडिया पे काफी फोकस हो रहा है आजकल। इंडिया का देखिए एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है कि इंडिया में सिर्फ लोग पास होने के लिए पढ़ते हैं। अगर आप दूसरी कंट्रीज से देखेंगे तो वहां पे लोगों को स्किल सिखाई जाती है। जैसे चाइना में स्किल डेवलपमेंट पे काफी फोकस होता है, साउथ कोरिया में काफी फोकस होता है, जापान में काफी फोकस होता है। इसी को देखते हुए इंडिया ने स्किल इंडिया भी अपने इंडिया में स्टार्ट किया है। स्किल इंडिया का मतलब है कि आपके पास कुछ भी स्किल हो। ये नहीं कि आप 10 तक पढ़ाई की, फिर 12 तक पढ़ाई की, फिर इवन ग्रेजुएट भी आप बन गए, लेकिन उसके बाद देखिए इंडिया में क्या होता है, आप इंजीनियरिंग कॉलेज में होते हैं या ग्रेजुएट होते हैं, ग्रेजुएट तक तो आप पढ़ लेते हैं, लेकिन फिर उसके बाद जब आप कंपनी में जाते हैं तो आपकी फिर से ट्रेनिंग चालू होती है, 1 साल की प्रोबेशन पीरियड होता है, फिर उसको में आपको सब कुछ सिखाया जाता है। तो ओवरऑल जो एजुकेशन है उसका ओवरऑल पूरा बेनिफिट नहीं ले पाते हैं स्टूडेंट्स। इसीलिए स्किल इंडिया काफी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। स्किल इंडिया मतलब ये है एक तरह से जो लोग ड्रॉप आउट है या फिर जो 10th 12th में, उनको भी स्किल किया जाएगा। कुछ पैसे भी, इन्वेस्टमेंट भी, ये इंसेंटिव भी दिया जा रहा है। जैसे स्टार एक स्कीम थी कांग्रेस की, फिर उसके बाद स्किल इंडिया स्कीम है। 8-10 हज़ार रुपए भी मिलते हैं इनको, सर्टिफिकेट भी मिलता है, स्किल भी सिखाई जाती है कि अगर आप, या तो आपको कोई रोजगार मिल जाए, और या फिर आप अगर नहीं भी रोजगार मिलता है, अगर आप स्किल्ड है, स्किल्ड होना बहुत जरूरी है, तो आप छोटा मोटा कोई छोटे मोटे लेवल पे अपना कुछ काम धंधा स्टार्ट करके अपनी रोजी रोटी कमा सकते हैं, अपनी रोटी रोजी रोटी कमा सकते हैं। फिर वही छोटा अगर बड़ा हो जाएगा तो बाकी लोगों को भी रोजगार दे सकते हैं। उसके अलावा डिजिटल इंडिया भी इंडिया ने जो प्रोग्राम किया है उस पर भी काफ़ी ज़्यादा फोकस है। और डिजिटल इंडिया काफ़ी ज़्यादा जरूरी है क्योंकि डीमोनेटाइजेशन हो गया है। उसके बाद अब जो इकोनॉमी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कोशिश कर रही है कि कैशलेस इकोनॉमी की तरफ मूव करे। कम से कम जो है कैश का यूज़ हो, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट का, ये क्रेडिट कार्ड का, डेबिट कार्ड का,
और कई सारे ई पेमेंट होते हैं जो उनका यूज करो, जिससे कि उससे क्या होगा कि उससे जो टैक्स, देखिए ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी मतलब हर चीज रिकॉर्ड होगी, हर चीज रिकॉर्ड होगी, तो उस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टैक्स ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। टैक्स ज्यादा मिलेगा तो उससे क्या करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, जितना ज्यादा पैसा आएगा उतना ही ज्यादा वो सोशल सेक्टर में लगाएगी, गरीबों के लिए लगाएगी, स्कीम्स में लगाएगी। ये मतलब फैंसी बातें हैं, ये मतलब ऐसा करना तो चाहिए। अब बाद में अगर करप्शन हो जाए वो सब तो बात की बात है, लेकिन गवर्नमेंट के पास जो रिवेन्यू है वो काफी ज्यादा जनरेट होगा। और करप्शन अगर धीरे धीरे कम हो जाएगा और ज्यादा गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा, तो अगर सोशल सेक्टर में गवर्नमेंट लगाया तो काफी अच्छा होगा इंडिया के लिए। इससे और भी ये कॉम्पिटिटिवनेस भी बढ़ेगी और इंडिया को देखिए अभी ग्लोबल जो वर्ल्ड है वो पूरा 2008 की जब यूएस की क्राइसिस हुई थी उसके बाद पूरा ग्लूमी हो गया था। उसके बाद से लेकिन इंडिया ने कांस्टेंट अपना ग्रोथ मेंटेन किया हुआ है। और इसीलिए ये जो और भी कई सारे स्टेप ले रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उससे जो इन्वेस्टर हैं पूरे ग्लोबली जो इन्वेस्टर हैं वो इंडिया को प्रेफर करने लगे हैं। अगर आप ग्लोबल एफडीआई स्टेटस देखेंगे तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2016 के हिसाब से, जिसको कि रिलीज कौन करता है, यूएनसीटीएडी। तो आप ये याद रखिएगा, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट को रिलीज कौन करता है, यूएनसीटीएडी। उसके हिसाब से जो ग्लोबल एफडीआई है वो 38% बढ़ा है और ये 1.76 ट्रिलियन हो गया। इंडिया की इकोनॉमी जो टोटल जीडीपी है वो करीबन $2 ट्रिलियन है, मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी है। और ये जो है ये ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ये हाईएस्ट लेवल है 2008 की क्राइसिस के बाद से जो यूएस में हुई थी। लेकिन ये अभी भी ये 2007 का जो पीक था उससे कम है। और 2016 का जो ईयर है, इस ईयर में मतलब ओवरऑल अगर आप देखेंगे ये अप्रैल 2016 से लेके मार्च 2017 तक जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें ये जो एफडीआई है डिक्लाइन कर सकता है, बिकॉज ऑफ फ्रेजिलिटी ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी, बिकॉज ऑफ परसिस्टेंस वीकनेस ऑफ एग्रीगेट डिमांड, बिकॉज ऑफ इफेक्टिव पॉलिसी मेजर्स टू कर्ब टैक्स इन्वर्जन, और भी कई सारे जो जीरो पॉलिटिकल रिस्क हैं, रीजनल टेंशन है। चाइना ये जो बदतमीजी करता रहता है अपने जितने भी इनके नेबर हैं, सबसे लड़ाई चलती रहती है चाइना की। चाइना उधर यूएस और रशिया की आपस में ठनी हुई है कि सीरिया को कौन कंट्रोल करेगा, टर्की अलग उछला करता है। तो ये सब की वजह से भी एफडीआई है में डिक्लाइन आने की वो संभावना है। और आईएसआईएस जो टेररिज्म बढ़ता जा रहा है, पाकिस्तान से भी जो इमर्ज होता जा रहा है, पाकिस्तान का जो गवर्नमेंट सपोर्ट मिलता है, तो इन सब की वजह से भी है। कुल मिला के आप ये जरूर याद रखिएगा कि सेक्टर वाइज सर्विस सेक्टर हाईएस्ट एफडीआई इन्फ्लो लेता है इंडिया में, और जो टॉप डेस्टिनेशन है एफडीआई की वो मॉरिशस रूट से है। और ये 300 का फिगर ये इंडिया ने अचीव कर लिया है। तो इंडिया में एफडीआई 2000 अप्रैल से लेके सितंबर 2016 तक $300 बिलियन मिला है। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो।